हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24 के अंदर। और जैसे ही हमने 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई है, और इसके अंतर्गत हम अपना जो वेजिटेशन वाला जो चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, फोटो पीरियड, सनलाइट यानी सूर्य ताप, और विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स हैं जो इनको प्रभावित करने वाले हैं वेजिटेशन को, नेचुरल वेजिटेशन, उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना फोटो पीरियड से। तो देखिए, फोटो पीरियड क्या होता है। सनलाइट यानी सूर्य ताप, सूर्य की उपस्थिति जहाँ पर दर्ज होती है, सूर्य जहाँ पर चमकता है ज़्यादा, उस आधार पर हम जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी डोरे वो देखते हैं, किस प्रकार की वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी, प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी, यानी सूर्य ताप का जो वनस्पति होती है उस पर क्या प्रभाव रहता है। इन सभी के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है। और विभिन्न प्रकार के जो अपने नेचुरल वेजिटेशंस पाई जाती है उन सभी के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो अपने आप में, इनके जो एक एक लाइंस जो होती है वो अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एनसीईआरटी की किताबें, बिलीवेबल बुक्स यही होती हैं। तो इन्हीं के जो डिटेल स्टडी में लगे चले हुए हैं, तो इसी के संदर्भ में हम अपना जो टॉपिक फोटो पीरियड, सनलाइट, ये शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। देखिए, विभिन्न स्थानों के जो तापमान होता है उसके अंदर जो विभिन्नता देखने को मिलती है, आपको जो अंतर देखने को मिलता है, उसका प्रमुख कारण जो होता है वो वहाँ का अक्षांशीय विस्तार, वहाँ की ऊंचाई यानी समुद्र तल से जो समुद्री सतह होती है वहाँ से उसकी ऊंचाई जो होती है, और जो विभिन्न प्रकार की जो ऋतुएं परिवर्तन होता है, दिन के समय में जो तापमान के अंदर जो आपको अंतर देखने को मिलता है, वो सभी इन्हीं वजह से होता है, अक्षांशीय विस्तार की वजह से, ऊंचाई की वजह से, या ऋतु परिवर्तनों की वजह से। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, देखिए जहाँ पर सूर्य ताप जो है लंबी अवधि तक रहता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत ज़्यादा पड़ती हैं, ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। तो उन क्षेत्रों के अंदर देखिए हॉट क्लाइमेट मिलेगा, वहाँ पर आपको गर्म जलवायु मिलेगी। गर्म जलवायु मिलेगी तो वहाँ पर एवापोरेशन जो होता है वो अधिक होगा, और अधिक एवापोरेशन होगा तो बरसात भी वहाँ पर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको जो मानसूनी टाइप जो आपके जो रेन फॉरेस्ट हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वनों की जो अधिकता है वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट वाई आर द साउदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन कवर्ड विद थिक वेजिटेशन कवर एज कम्पेयर्ड टू नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सेम हिल्स। देखिए, हिमालय पर्वत के जो आपके ढलाने हैं, दक्षिणी ढलाने हैं, वो आपके जो ढलाने हैं ज़्यादा वनों से कवर्ड हैं, तुलना में यदि हम उत्तरी जो ढलाने हैं उनकी अपेक्षा अगर जो इनकी जो ऊंची पहाड़ियाँ उनके बारे में डिस्कस करें, तो यानी हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हिमालय पर्वत के जो दक्षिणी छोर हैं वो आपके उत्तरी भाग की अपेक्षा अधिक घने वनों से घिरे हुए हैं। वजह क्या है? क्योंकि दक्षिणी पार्ट्स के अंदर क्या होता है, अपने जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इससे बारिश होती है, और इन क्षेत्रों के अंदर जो है ऊपर से जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती हैं, ग्लेशियर्स निकलती हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ निकलती हैं, जिससे यहाँ पर आपको जो विभिन्न प्रकार के जो सघन वनस्पति देखने को मिलती है। साथ ही साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है, और टेम्परेचर घटता है तो जो आपकी पर्सिपिटेशन है, जो बरसात है, वो भी घटती चली जाती है। यही कारण है कि अभी हमने ऊपर देखा, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको सघन प्रकार के वनस्पति देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए सनलाइट के अगला अपना जो टॉपिक है इसके अंदर ये है पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन जो है इसको देखते हैं वर्षण। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रूट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के अंदर अधिकांश जो वर्षा होती है वो अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो आगे बढ़ता हुआ मानसून होता है, उस आगे बढ़ते हुए मानसून से लगभग अपने संपूर्ण भारत के अंदर बारिश होती है, या जो कि जून से सितंबर महीने तक के अपने जो आगे बढ़ते हुए मानसून की जो ऋतु होती है। उसके बाद रिट्रीटिंग जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जो अपना दक्षिण पूर्व, मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एक वो बना के दिखाते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है अपनी, और अर्थ के यहाँ पर ये इक्वेटर है, तो और ये आपका जोन बनता है, तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है,
और ये इधर वाला जो आपका है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। इस प्रकार से अगर जो ये पार्ट है तो इसके साथ एन ई जोड़ दिया जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और इधर नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक साइड में इधर आए तो ये नॉर्थ साउथ हो गया, सॉरी ये जो था आपका एक प्रकार से ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ, ये हमारा जो डिस्कशन है। इधर जो आपका ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ये इधर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट और ये इधर हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार से ये अपना जो पूरा एरिया है ये डिवाइडेड है। तो भारत जो है एक तरह से देखा जाए तो भारत यहाँ पर लाई करता है, इधर भारत नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थित है। और ऐसे में ये देखा जाए तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर भी ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर लाई करता है। तो इधर जो अपना ये पार्ट दिया हुआ है, देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो पीछे हटता हुआ जो मानसून है, इधर से ये जो बारिश होती है ये हमारे जो नवंबर से जो जनवरी के मंथ्स के अंदर जो होती है बारिश, वो इसी के दौरान होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने देखा कि जो पीछे हटता हुआ मानसून है अपना, जो उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाला जो मानसून है, इससे यहाँ पर बारिश होती है। अपने जो तटीय प्रदेश होते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से जब ये पवने मैदानों से जब इधर खाड़ी की तरफ, समुद्रों की तरफ पवने बहती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी से कुछ बारिश नमी धारण करके अपने तटीय प्रदेशों के अंदर जो बारिश करते हैं। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। देखिए जिन क्षेत्रों के अंदर आपको ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, वहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा जो वनस्पति का जो घनत्व है वो अधिक देखने को मिलता है। और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, फाइंड आउट व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। अब देखिए हम यहाँ पर एक अपना इस प्रकार से मान लीजिए इंडिया का ये मैप वो बनाते हैं, तो इधर से ये जो आपका इस प्रकार से जो बनता है, तो ये जो अपना पोर्शन है ये आपका जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, तो इधर देखिए ये जो साइड है, ये साइड इधर आपका अरेबियन सी है। इस साइड में अरेबियन सी से यह जो अपना साउथ वेस्ट मानसून है ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर टकरा करके बारिश करता है। जबकि इस साइड वाला जो एरिया है इसका वेस्टर्न ईस्ट, जो ये वर्षा छाया में रह जाता है इसका पार्ट, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन ये मानसूनी पवने जो अपना पश्चिमी घाट के जो पवन मुक्त क्षेत्र है वहाँ पर उनसे टकरा करके अधिक बारिश करता है। यही वजह है कि अपना जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं पश्चिमी साइड के अंदर, पूर्वी साइड की अपेक्षा। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एक और पूछ लिया गया है कि जो वन होते हैं, वन मानव के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, मानव के लिए वनों का क्या महत्व है, इन सब के बारे में अब हम इस जो अपना नेक्स्ट पैसेज इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो यूजेज हैं मानव के लिए फॉरेस्ट के, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट जो हैं वो आपके नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यदि हम वृक्षों को काट लेते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं और उनके जगह पर नई सैपलिंग्स हम प्लांट कर देते हैं, तो कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों के दौरान नए पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं, जिससे कि वो उनकी जो क्षति होती है, उनका जो डैमेज होता है उसको काफ़ी हद तक जो है रिकवर कर देते हैं। तो एंड प्ले ए मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में भी जो वनों का है महत्वपूर्ण योगदान होता है। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, वे स्थानीय जो जलवायु होती है उसको परिवर्तित करने में, उसको अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, और जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, नदियों का जो धारा प्रवाह होता है उस धारा प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उनको आधार प्रदान करते हैं। प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, बहुत से समुदायों को, जो वनों के अंदर रहने वाले समुदाय हैं, उनको आजीविकाएं प्रदान करते हैं। एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, और मनोरंजन के लिए विभिन्न दर्शनीय जो सीन हैं, जो मनोरम एक तरह से अट्रैक्टिव
जो सिनेरियो है वो लोगों को एक सीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, लोगों को मनोरंजन के साधन भी वन हैं। इस प्रकार से वनों का मानव जीवन के लिए बड़ा महत्व होता है। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कोज रेंज। ये देखिए अपने जो पवन तंत्र है, पवन तंत्र को, पवन को, जो पवन शक्ति है इसको जो नियंत्रित करती है, साथ ही साथ तापमान को नियंत्रित करती है, और वर्षा लाने में भी वन जो है महत्वपूर्ण है, सहायक होते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए यहाँ पर हम आपको एक डिस्कशन दे रहे हैं कि देखिए एक तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है, इस प्रकार से कोई पेड़ है, तो इस पेड़ की पत्तियाँ यहाँ पर नीचे इधर नीचे गिरती चली जाएंगी, तो ये पत्तियाँ जो हैं क्या होगा, इन पत्तियों से यहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर जैसे जैसे ये पत्तियाँ नीचे गिरेंगी तो इन पत्तियों से आसपास से मिट्टी उठ करके वो इनके ऊपर कवर अप हो जाएगी, और जब बारिश होगी तो ये पत्तियाँ जो हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए ह्यूमस का काम करती हैं। तो ये ह्यूमस का काम करती हैं, ये ह्यूमस प्रदान करती हैं, दैट सपोर्ट लाइफ, ह्यूमस टू द सोयल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। और विभिन्न प्रकार के जो जंगलों में जीव जंतु पाए जाते हैं उनको आश्रयस्थान देते हैं, उनको आवास उपलब्ध कराते हैं। इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। और भारतीय जो प्राकृतिक वनस्पति है ये विभिन्न प्रकार के जो आपके प्राकृतिक फैक्टर्स हैं या कुछ अपने नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं या मानव निर्मित जो कारक हैं, मानव की गतिविधियां हैं, इनकी वजह से बहुत से जो परिवर्तन है, परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, जैसे जो खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है उसके लिए भूमि की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के आवासों की स्थापना आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के उद्योग सेटअप करने के लिए आवश्यक जो भूमि की आवश्यकता होती है, इन सभी के लिए वनों का जो है आए दिन विनाश होता जा रहा है, इनका डिप्लेशन होता जा रहा है, इनकी कमी होती जा रही है। तो फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर द कल्टिवेटेड लैंड, जैसे बढ़ती हुई कृषि भूमि की मांग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के विकास के लिए, एंड माइनिंग, और विभिन्न प्रकार के जो खनन कार्य चल रहे हैं, इनकी वजह से हमारे जो प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं वो दिन प्रतिदिन जो हैं वो सीमित होते जा रहे हैं, संकुचित होते जा रहे हैं। अर्बेनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पॉस्चर्स ऑल्सो आर सम मैन फैक्टर्स। उसके साथ साथ जो अपना शहरीकरण है या पशुओं को पशुओं को जो घूमने के लिए चराया जाता है, चरागाहों के भूमि के रूप में इनको विकसित किया जाता है, इससे भी जो है वन क्षेत्र है वो आए दिन जो है जो सीमित होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इन सब के अलावा देखिए हम इनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल लोकेलिटी एंड प्लांट ए फ्यू सैपलिंग्स एंड नोटिस देयर ग्रोथ। देखिए अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, अपने पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के जो गैसों का संतुलन है या अपने पर्यावरण को जो अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर वन महोत्सव, प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाना चाहिए। स्कूल विद्यालय में जाकर बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, और बच्चों को मोटिवेट करना है इस चीज़ के लिए करना चाहिए कि जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो वो एटलीस्ट अपने बर्थडे पर एक जो पौधे की जो सैपलिंग्स है वो प्लांट करे। और इस प्रकार से बच्चा अगर जब 20-25 साल का हो जाता है तो इससे 25 से 30 जो सैपलिंग्स है वो प्लांट कर चुका होता है, और उनमें से अगर हम रेशो 50% का भी निकालें, 10-15 पेड़ भी यानी 10 to 15 जो ट्रीज हैं, प्लांट हैं, वो भी ग्रो कर जाते हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको प्योरीफाई करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय क्षेत्रों के अंदर आज जो प्राकृतिक वनस्पति है वो इतनी कम हो गई है कि न के बराबर अब भारतीय क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक वनस्पति का जो रियल सेंस में कहें तो भारत के अंदर प्राकृतिक वनस्पति प्रतिदिन जो है विलुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स। यदि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दें जहाँ पर मानव की पहुँच नहीं है, जहाँ पर मानव जो है अपनी गतिविधियों को जो है कार्य रूप नहीं दे पाया है, उन क्षेत्रों के अंदर आपको प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिल सकती है, लाइक द हिमालयाज़, द हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली, and the vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy।
देखिए हिमालय क्षेत्र है या अपने जो मध्य भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को या मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो जहाँ अधिकांश क्षेत्रों से मानव गतिविधियों के वजह से या मानव की उपस्थिति की वजह से विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उसको मॉडिफाई किया जा चुका है बहुत से स्थानों पर। लेकिन जहाँ पर मानव की पहुँच अभी भी नहीं है वहाँ पर हमें जो आज प्राकृतिक वनस्पति जो थोड़ी बहुत वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, नेम द यूनियन टेरिटोरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर एंड वाई। तो ये एक्टिविटी 5 फिगर आपने दिया हुआ 5.1 उसके अंतर्गत हमारा ये अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 21.05%। देखिए 2011 की अपने जो वन विभाग रिपोर्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो भारत का वन क्षेत्र है वो 21.05% है जो कि बहुत ही कम है। यदि हम रिपोर्ट अपनी 1992 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 1/3 पार्ट पर क्या होना चाहिए हमारे जो भूभाग पर वनों का आवरण होना चाहिए जो कि काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये अपना जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्वेश्चन से ये पूछा है ऊपर क्वेश्चन कि किन क्षेत्रों के अंदर भारत की जो वन है वो अधिक हैं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपका मिजोरम के अंदर है, आपका सबसे अधिक जो मिजोरम के अंदर है। उधर पूछा कि किस आपकी यूटी के अंदर सबसे ज़्यादा है तो लक्षद्वीप के अंदर अपना जो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अपना अंडमान निकोबार है। तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके वन क्षेत्र अधिक देखने को मिलते हैं। यदि राज्यों के अंदर देखा जाए, कंट्री स्टेट्स के अंदर देखा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उसके साथ नागालैंड के अंदर है, नागालैंड से कम फिर आपका मणिपुर के अंदर है। इस प्रकार से फिर ये रेशो जो है घटता चला जाता है। तो ये आपका प्राकृतिक वनस्पति का जो है एक सिनारियो है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो अपने मैपिंग दे रहे हैं, ये अपना 28 जो अपने स्टेट्स एंड 8 जो यूनिटीज़ हैं उनका ये आपको एक मैपिंग के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से आपको ये दर्शाया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आप अध्ययन करते हुए ये ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।